आपकी जय। बहुत शांति से बैठे हैं। एक घोषणा देती हूँ, बाद में शुरू करती हूँ। आवाज दो। हमसे कम आपकी आवाज आ रही है, हालांकि मैं तो अकेली हूँ, बहुमतवाद हो गया आपका। तो आवाज दो। धन्यवाद। 30वां सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के अध्यक्ष आप महावीर जी खराड़ी, आदिवासी एकता परिषद के फाउंडर मेंबर्स, जनप्रतिनिधि, विदेश से आने वाले अपने आदिवासी साथियों और अन्य राज्य से आने वाले मेरे भाई और बहन, यहाँ पंडाल में बैठे सभी माँ, बाबा, भाई एवं बहनों को हमारी ओर से आपकी जय। वैसा ये जो विषय दिया है ये बहुत कठिन विषय है, क्योंकि एक वर्कशॉप में या फिर सेमिनार में बोला जा सकता है, 5 या 10 मिनट में नहीं बोला जा सकता। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके तक ये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आदिवासी के अधिकार क्या है। हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता हमारा संविधान की प्रस्तावना। जब 1950 में ये पारित हुआ, तब इसमें आदिवासी लोगों का भी समावेश हुआ, जैसे कि बंधुता, सामाजिकता और अपने समाज की रक्षा के लिए सभी को ये समानता के लिए अधिकार दिए गए। ऐसे संविधान में मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और नीतिगत अधिकार है। और उसमें जब 1950 में जब ये संविधान पारित हुआ, तब उसकी जो सूची थी, जिसमें हम बोलते हैं कि 5वीं और 6ठी अनुसूची बोलते हैं, उस टाइम 8वीं अनुसूची थी। बाद में 1971 में अमेंडमेंट संविधान में हुआ, तो आज तक इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोगों को ये मौलिक अधिकार है। हम नहीं बोलते, संविधान बोलता है। अनुच्छेद 13 बोलता है कि सभी को समन्वय मंच से, मतलब स्थानीय लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर सभी की विधि विधान से उसका संवैधानिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है। फिर भी उसमें कुछ अपवाद रखा है। कैसे? आदिवासी और अन्य पिछड़े लोगों के लिए गवर्नमेंट उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं उसकी जो पारंपरिक जो ज्ञान है, उसकी जो व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने के लिए अलग कानून बना सकती है। और 15 में बोला गया है कि किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के भेदभाव से कोई नौकरियों में कोई असमानता नहीं होगा, मतलब समान भाव है। फिर भी उसमें रखा गया है कि जो आदिवासी है, जो अनुसूचित जनजाति है, क्योंकि मैं आदिवासी शब्द का यूज करना ज़्यादा पसंद करूँगी, और जनजाति जो शब्द है वो संवैधानिक शब्द है, तो मैं यहाँ आदिवासी शब्द का यूज करूँगी। तो ये जो अधिकार है, ये अधिकार सभी को दिया है। फिर भी उसमें भी कुछ व्यवस्था रखी है संविधान में, वो बहुत अच्छी। ये ऐसा नहीं है कि ये अधिकार सबको है, पर मौलिक अधिकार में भी आदिवासियों को ये अधिकार दिया गया है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इसकी वजह से समाज का आर्थिक एवं सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रतिनिधित्व करें, अपने समाज का वो आर्थिक और सामाजिक लेवल थोड़ा अप लाए। उसकी वजह से उसमें उसको नौकरियों में आरक्षण दिया गया था और उसको सामाजिक लेवल पर भी आरक्षण दिया गया था। 338 में
जैसे संविधान में लिखा है कि सांसद और विधानसभा में भी आरक्षण दिया गया है। पहले ये जो आरक्षण था, पॉलिटिकल आरक्षण, वो 10 साल के लिए रखा गया था, फिर उसको एक्सटेंशन करते करते यहाँ तक आए हैं। वो इसलिए रखा गया था कि ये जो अधिकार, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व वो अच्छी तरह से कर सके, आदिवासी समाज का कोई नुकसान ना हो, आर्थिक लेवल, सामाजिक लेवल या फिर उसकी जल जंगल छिनी ना जाए, उसका जो स्वाभिमान है वहीं से वो ना जाए, पारंपरिक ज्ञान से वो परास्त ना हो, ये सब उस आरक्षण में आते हैं। सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा प्रावधान किया है, पर हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए हम डायरेक्टली अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 पे निकल जाते हैं। अनुसूची 5वीं में 10 राज्य आते हैं, आपको मालूम है। अनुसूची 6वीं में पहले 4 राज्य थे, अभी गोरखालैंड परिषद से मिलाकर 6 राज्य हुए हैं। और ये जो परिषद है, गोरखालैंड परिषद है, वो 2011 का जो अमेंडमेंट हुआ संविधान का, उसमें ये पारित किया गया है। आदिवासी के लिए स्पेशल एक्ट की बात किया जाए तो उस पर शोषण या अत्याचार ना हो, इसलिए उस पर SC ST यानी अनुसूचित जनजाति, उसके उत्पीड़न शोषण के विरुद्ध में एक कानून दिया था, पर वो कानून में भी आंकड़े अभी बहुत सारे गंभीर है। समानता के लेवल पर जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार हम कहीं ना कहीं हमारा अधिकार हनन में हो रहा है। 5वीं अनुसूची की तो बात करें तो वहाँ स्वायत्त कमेटी की बात होती है, और 6ठी अनुसूची की बात करें हम तो वहाँ आदिवासी स्वायत्त परिषद, यानी दोनों में ये इतना फर्क है कि वहाँ राज्यपाल के अनुमोदित होते हुए 5वीं अनुसूची में उसके 30 सदस्य होते हैं, और 6ठी अनुसूची जो है, नाभा कुमार जी ने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं 5वीं अनुसूची से, तो ये स्वयं जो सदस्य होते हैं वो स्वयं ही करते हैं। आदिवासी के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विशेष पहल जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी समुदायों को भी परिभाषित करते हुए कहा है कि आदिवासी समूह से तात्पर्य रखने वाले उन लोगों से है जो उस देश के लोगों से भिन्न संस्कृति एवं वर्चस्ववादी व्यवस्था से पीड़ित होकर निर्जन भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले। भारतीय प्रशासन ने इस परिभाषा को खंडन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्थापित अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आदिवासी लोगों को आत्मनिर्भर का अधिकार प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब ये अधिकार पारित हुआ, वो अनुच्छेद 1 से लेकर 46 तक है। वो पूरे के पूरे हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, समय की पाबंदी के हिसाब से, पर थोड़े बहुत प्रावधान है जो लगना चाहिए। बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके विषय में है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। अनुच्छेद 11 है, आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज अपनाने और उन्हें अधिक सशक्त बनाने का अधिकार है। इसमें उनका यह अधिकार भी शामिल होगा कि वे पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों, कला, वस्तुओं, डिजाइन, समारोही आयोजन और दृश्य एवं मंचन कलाओं का भी साहित्य से निर्मित अभिव्यक्ति की देखभाल, संरक्षण का विकास कर सके, ऐसा उस अनुच्छेद बोलता है। यही अनुच्छेद संविधान के 11, 12, 13 और 14 में आता है। तो अगर 12, 13 और 14 में जो अधिकार आते हैं, वही अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11वां अनुच्छेद में रखा है। आगे अनुच्छेद जो 12 है, आदिवासी लोगों को अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों और समारोह के मनाने, विकसित करने और पढ़ाने सिखाने का अधिकार होगा। अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के रखरखाव, संरक्षण एवं पूरी गोपनीयता से वहां पहुंचाने का, अपनी पूजा की चीजों को प्रयोग एवं नियंत्रित करने का तथा अपने नश्वर अवशेषों को अपने यहाँ प्रत्यावित करने का अधिकार दिया है।
यानी इतने अच्छे हमारे जो अधिकार है वो अधिकारों को हम संभाल के रखें। हम ऐसा चाहते हैं। इंडिया स्पैन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 राज्यों में आदिवासियों को तो तकलीफ हो रही है और आने वाली है। वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटका। ऐसे 10 राज्यों हैं जो 10 लाख आदिवासियों को प्रभावित कर सकते हैं। अभी हाल ही में 2006 में जब वनाधिकार कानून आए तो एक ऐसा कानून था जो आदिवासियों को आदिवासियत बचा के रखने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण कानून था। जब इन कानून तब इम्प्लीमेंटेशन होता है जब उनका नियमावली होती है। 2022 जून में वन अधिकार कानून के नियम बने। नियमों के पश्चात जब राष्ट्रीय हमारे जो महासचिव है आप अशोक भाई जी ने बताया कि 10 लाख जो आदिवासी है वो विस्थापित होने वाले हैं, तो वही जो नीति है, नियम है, उसी से प्रभावित होने वाले हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी ये 38 में से 23 परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हो। भूमि विवादों पर नजर रखने वाली एजेंसियां LCW